नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। ग्रेटर नोएडा में आज शुरू हो रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान मौके पर केंद्र और उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने योगी को गेम चेंजर भी बताया। कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और यूपी कैबिनेट मंत्री लघु एवं सूक्ष्म राकेश सचान, मंत्री संजय निषाद और गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टिक उठाकर ड्रम बजाया तो उनका साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दिया। इसके बाद सीएम योगी और धनखड़ ने मिलकर ई रिक्शे से कार्यक्रम में लगे हुए स्टॉल्स का निरीक्षण किया और कलाकारों से बातचीत भी की। हमारी सरकार आई तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया वही आज देश के अंदर ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये उभरा है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को कोविड-19 से जूझ रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के जो कारीगर, जो श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे थे, उनके सामने भीषण आजीविका का संकट खड़ा हुआ था। पूरे देश की चिंता थी कि इन लोगों का क्या होगा, लेकिन मैं निश्चिंत था। मैंने कहा यूपी में इतना पोटेंशियल है, ये 40 लाख नहीं बल्कि 4 करोड़ भी आएंगे, यूपी इन सबको अपने यहां जगह देगा क्योंकि ये यूपी के हैं। आपको बता दें कि यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये दूसरा साल है। पहली बार ट्रेड शो का आयोजन साल 2023 में किया गया था, जिसमें बाइक रेस, मोटो जीपी का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही 2000 से भी अधिक एग्जिबिटर्स ने अपनी कलाओं को पेश किया था। पिछले साल इस ट्रेड शो को 21 से 25 सितंबर तक आयोजित किया गया था, तो वहीं इस साल इसे 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि योगी की इस पहल से यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। It's easier to say that yes, 6 new expressways are being added. It takes time, planning, execution, funds. This is happening. All this has Yogi multiplier, Yogi effect, Yogi impact. Noida contributing 10% of UP GDP, I'm told, is crucial for economic growth with industrial base, IT sector, and upcoming projects like Jewar Airport and Film City. But this city has emerged as one of the leading habitations at a global level. The kind of talent that is there in Noida, I know for sure. I come from legal profession. It's becoming a favorite destination. Uttar Pradesh, no longer a sleeping giant, no longer a state with a promise. It's a state in action. With its vast resources, burgeoning population and strategic location, is a growth engine in itself and tied to the larger growth engine of the nation,
to take the nation forward. I am particularly impressed by the inclusive growth in the country under Prime Minister Modi's vision. He believes in plateau kind of a growth. बिलासपुर के कलेक्ट्रेट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पेट्रोल और माचिस लेकर आत्मदाह की चेतावनी देते हुए पहुंची। महिला का आरोप था कि चांडीडीह क्षेत्र में अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान उसका घर तोड़ दिया गया, लेकिन उसे अभी तक कोई वैकल्पिक आवास नहीं मिला है। अपनी इस मांग को लेकर महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा मचाया। महिला की आत्मदाह की धमकी के बाद प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई। सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। फिलहाल पुलिस महिला को समझाने और मामले का समाधान निकालने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर रही है। अभी कलेक्टर भैया बोले हैं कि कमिश्नर से जाके मिल लो, वो कुछ करेंगे ऐसे करके बोले हैं। तो मैं भी कमिश्नर से मिलने जा रही हूँ और यदि कुछ नहीं हुआ तो मैं दोबारा फिर आऊँगी यहाँ। अभी इस बार आऊँगी तो यहाँ नहीं भैया, वही गेटी के पास लगाऊंगी, लेकिन होगा तो कलेक्टर और क्या बोलते हैं नगर निगम का इनाम होगा मेरे मौत पे। मेरे को घर नहीं मिला भैया तो क्या फ़ायदा है, मैं कहाँ रहूँगी, मैं अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी बताओ ना। बस एक ही वजह है कि मैं, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड सब मर जाए, बस एक ही वजह है। मैं मांग बहुत दिन से कर रही हूँ भैया, पता है कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग लव मैरिज करके है ना, तो इसका परिवार साथ में है ना मेरा परिवार साथ में है, बस हम दो ही हैं जो एक दूसरे का साथ में है। फॉर्म भर दो, पैसा दे दो, खिला के झाड़ू पोछा कर करके मैं पैसा देते आई हूँ, कुछ चीज़ का कुछ भी वो नहीं हुआ है। तो मैं कहाँ जाऊँगी? बोले हैं कि कमिश्नर साहब से मिलना बोल के भेज के गए। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ? चाटीडी में, मैं चाटीडी में रहती। कहाँ पर आपका मकान तोड़ा गया था? ईरानी चौक में 6-7 महीना हो गया। नाम पूरा पता? मैं अपने माँ बाप के घर में रहती थी। मेरा नाम है लक्ष्मी रजक है और हस्बैंड के पास आने से संध्या गुप्ता हो गया है। बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील क्षेत्र के सराय जगना ग्राम पंचायत में कोर्ट के आदेश पर बुधवार को वजीरगंज बाजार में 23 पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। यह जमीन खलिहान और रास्ते के लिए आरक्षित थी, लेकिन उस पर गांव के लोगों ने कब्जा कर लिया था। 50 से अधिक वर्षों से 129 से ज्यादा लोग यहां मकान बनाकर रह रहे थे। सभी को 2023 में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। हाई कोर्ट के निर्देश पर एसडीएम आलोक कुमार और सीआरओ की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस, पीएसी और महिला पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात थी। बहराइच जिले की कैसरगंज तहसील के सराय जंगल गांव में 129 परिवारों को नोटिस दी गई थी कि यहाँ मामूली कहानी के बाद ये जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी भूमि पर 3 गाटा संख्या थी जिस पर अतिक्रमण था। उसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है और इसमें 23 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से 11 दुकानें थी और 4 लगभग ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नहीं रहते पर बाउंड्री वॉल वगैरह से घिरा हुआ जगह था, पशु शेड थे। बाकी 8 के करीब मकान हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर नोटिस वगैरह दे दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं और तत्पश्चात ये कार्रवाई की जा रही है। एक पक्ष था हदीसुल, वो लोग हाईकोर्ट गए थे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में।
उनके माध्यम से हाई कोर्ट का आदेश आया था कि जल्द से जल्द प्रशासन इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने चतरा जिले के ईटखोरी स्थित मां भद्रकाली के पावन स्थल पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 841 करोड़ रुपए की 702 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें चतरा और कोडरमा जिले के 4,94,000 लाभार्थियों के बीच लगभग 736 करोड़ 36 लाख रुपए की परिसंपत्तियां वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों को मजबूती देने के लिए लोगों के उत्साह और समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सरकार ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के प्रभाव का निरीक्षण कर रही है। आने वाले 5 वर्षों में हर घर में 1 लाख रुपए पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सफलता और महिलाओं के बीच उत्साह की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में जो कार्य हुए वह पिछले 20 वर्षों में नहीं हो सके। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए राइस मिल खोलने की योजना का भी जिक्र किया, जिससे गरीबों को चावल मुफ्त में वितरित किया। लखनऊ के शहर में डेंगू बेकाबू होने लगा है। एक दिन में मिलने वाले मरीजों की इस साल की यह सबसे बड़ी संख्या है। इसी को लेकर सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और लगातार सभी अस्पतालों में साफ सफाई रखी जा रही है और डेंगू के मरीज पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी तमाम मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने सिविल अस्पताल के CMS डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। लगातार उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में डेंगू पैर पसार रहा। लगातार जिस तरीके से मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी हैं, जो सिविल हॉस्पिटल के CMS है। सर, डेंगू लगातार लखनऊ में पैर पसार रहा, अभी तक कितने पेशेंट आ रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में, क्या तैयारियाँ हैं हॉस्पिटल की तरफ से? और डेंगू के मरीज आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट स्टेशनरी बने हुए हैं हफ्ते 10 दिन से। इस समय डेंगू के लिए हर वार्ड में 8-8 बेड रिजर्व है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको बढ़ाने की भी अगर ज़रूरत पड़ी तो किया जाएगा। उनकी जांच की, दवा की, इलाज की सभी सुविधाएं इस चिकित्सालय में राउंड द क्लॉक 24 घंटे उपलब्ध हैं। सर, डेंगू के सिम्टम्स हैं वो कितनी देर बाद पता चलते हैं? कैसे लोगों को बचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या स्लीव फोल्ड करके चलना चाहिए, पूरी जरा डिटेल में बताइए। डेंगू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप स्वयं जिम्मेदार हैं कि अपने आप घर के आसपास आप मच्छरों को न पनपने दें। जहाँ भी मच्छर के लिए स्टेशनरी वाटर जमा हो रहा है, कूलर में, पुराने बर्तन में, पुराने घड़े में, आसपास गड्ढों में, इन सब में पानी न जमा होने दें, जिससे मच्छर नहीं पनपेंगे। मच्छर के काटने से ही फैलता है। अगर आप मच्छरों पे कंट्रोल कर लेंगे तो डेंगू नहीं फैलेगा। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आपके एरिया में मच्छर हैं, तो थोड़ा सा मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के रहें या मच्छरदानी लगा के रहें। मच्छरों से बचना ही बचाव है। सर, अभी तक सिविल हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट हैं? रोजाना कितने पेशेंट आ रहे हैं? इस समय करीब 24 के आसपास मरीज भर्ती हैं। मरीज आते हैं और डिस्चार्ज भी होते जा रहे हैं। ऐसा कोई सीरियस मरीज इस समय नहीं है। सभी मरीज स्टेबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सिविल हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव। इनका साफ तौर पर कहना है कि बचाव रखना चाहिए, जहां गंदगी उसको साफ रखना चाहिए, और जब घर से निकले तो स्लीव फोल्ड करके ना निकले, जिससे कि मच्छर काट लेते हैं, जिसके कारण डेंगू फैल जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ की नगर निगम लगातार सुर्खियां बटोरते रहता है और सफाई व्यवस्था को लेकर गोमती नगर में जिम्मेदारों ने पूरी रोड को बना दिया डंपिंग यार्ड। सहारा क्रिकेट स्टेडियम के बैंक साइड में महीना का कूड़ा जमा पड़ा है और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने आंखों में पट्टी बांध ली है। बड़ी कंपनियों को टेंडर देकर करोड़ों रुपए का बजट पास करने के बाद VIP इलाकों पर नहीं हो पा रही है सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर
मंडल आयुक्त तक उत्तर प्रदेश के 2 बड़े मंत्रियों ने कई बार फटकार लगाई, लेकिन उसके बाद भी लखनऊ के बड़े बड़े जिम्मेदार नहीं निभा पा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियां। आप खुद भी देखिए इस पूरी रिपोर्ट। इस वक्त मैं गोमती नगर के पॉश इलाके पर मौजूद हूं। आपको बताओ सहारा क्रिकेट स्टेडियम के बैक साइड मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से नगर निगम की बड़ी लापरवाही है, जिस तरीके से सड़क को डंपिंग यार्ड बना दिया है। पूरी सड़क पर सिर्फ कूड़े का ढेर दिख रहा है। जो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इससे पहले हॉर्नबिल टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद जिस तरीके से मेयर ने निरीक्षण किया था, लेकिन निरीक्षण करने के बाद जिस तरीके से बात ये जो जिम्मेदार थे उनके द्वारा ये देखिए पूरी सड़क पर फिर कूड़ा डंपिंग यार्ड बना दिए, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही आ रही। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे कई मंत्री जिस तरीके से लगातार साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर लगातार आए दिन निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से गोमती नगर के पॉश इलाके पर साफ सफाई नहीं हो पा रही है और सड़क को डंपिंग यार्ड बना दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। ये यहाँ पर कई बड़े नेता IAS ऑफिसर रहते हैं, IPS ऑफिसर रहते हैं, कई बीजेपी के बड़े नेता रहते हैं। यहीं से थोड़ी दूर पर मुख्यमंत्री आवास है, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से नगर निगम आखिरकार नगर निगम शहर को कूड़ा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जहां पर नगर निगम की गाड़ियां पा रही वहीं पर कूड़ा पलट देती है। यहां पर नगर निगम की गाड़ियां आती हैं, पूरा यहां पर कूड़ा पलट देती, जिसके कारण ये पूरी यहाँ सड़क भर जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से 500 मीटर से ज्यादा देखिए तो यहाँ पर कूड़े का जो कतार लगा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से कतार लगा है। ये खबर हॉर्नबिल टीवी ने कई बार इससे पहले प्रमुखता से दिखाई, लेकिन उसके बाद जब साफ सफाई हुई खबर का असर हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद इस रोड को फिर डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया। आखिरकार नगर निगम डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, कहीं ना कहीं छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से बीमारियां फैलाने में कहीं ना कहीं नगर निगम के जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही है। आखिरकार पूरी सड़क को डंपिंग यार्ड क्यों बनाया जा रहा है? बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जोन 4 के जिम्मेदारों पर, कहीं ना कहीं, क्योंकि जो नगर निगम का जोन 4 लगता है उनके बड़े सवाल खड़े होने लगे। आखिरकार इतनी बड़ी सड़क पर डंपिंग यार्ड बनना है, क्या उनको जानकारी नहीं? अगर जानकारी है तो वो यहाँ से कूड़ा क्यों नहीं उठाया जा रहा? बड़े बड़े प्लांट लगे, सिवरी का प्लांट लगा है, वहां पर कूड़ा जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं जाता। कहीं जहां गाड़ियां नगर निगम की पाती वहां पर कूड़ा पलट दे रही। आखिरकार जिस तरीके से नगर आयुक्त साफ सफाई को लेकर बैठकें करते रहते हैं, माइक्रो प्लान के तहत नगर आयुक्त शहर की सफाई को लेकर प्लान कर रहे हैं। आखिरकार यही माइक्रो प्लान है कि सड़क को डंपिंग यार्ड बनाकर VIP क्षेत्र में सड़क को डंपिंग यार्ड बनाकर ही माइक्रो प्लान की शहर की सफाई होगी। ये बड़ी बातें हैं, जिस तरीके से नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। जनपद सीतापुर थाना रामपुर कला क्षेत्र में दुष्कर्म का फर्जी मुकदमा लिखाने वाले गैंग का पुलिस ने किया बंदाफोड़। गैंग के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। बीते 20 सितंबर को नाबालिग लड़की द्वारा दुष्कर्म करने की पुलिस को एक तहरीर दी गई थी। पुलिस ने इस केस को दर्ज करके पड़ताल शुरू कर दी। इस पूरे मामले में पुरानी रंजिश के चलते दुष्कर्म की फर्जी घटना का षड्यंत्र रचा गया था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये फरार 5वें आरोपी को पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी है। 20 सितंबर को शाम लगभग 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना रामपुर कला क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सभी अधिकारीगण घटनास्थल पर पहुंचे। लड़की के बयान के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। तत्काल इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के अनुक्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया
कि ग्राम धारानगर थाना अटरिया क्षेत्र निवासी प्रमोद कुमार, अनिल कुमार, इनका अपने ही गांव के राकेश कुमार और उनके पुत्र आशीष से जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा था, जिसके संदर्भ में विगत जुलाई माह में थाना अटरिया पर राकेश के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया प्रमोद और अनिल के विरुद्ध और इन लोगों के द्वारा राकेश आदि के विरुद्ध। इस बात की रंजिश मानते हुए प्रमोद ने एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के तहत प्रमोद की प्रेमिका, जो कि सिधौली कस्बे में रहती है, उसके पति पूर्व में प्रमोद का डाला चलाया करते थे, इस समय सऊदी अरब में रह रहे हैं। उस महिला से मिलकर उसकी पुत्री के द्वारा राकेश के पिता आशीष को फंसाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया। जब यह तथ्य प्रकाश में आया कि राकेश के द्वारा बताया गया कि ये अभियुक्तगण लगातार हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं और लगातार हमसे सुलह करने की और इस तरह के किसी मामले में फंसाने की बात लोगों से कर रहे हैं। इस सूचना पर वादी राकेश के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इन षड्यंत्रकर्ताओं के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें से कि 4 षड्यंत्रकर्ता ये पकड़े गए हैं। एक अभी इसमें जो कि मुख्य कर्ता धर्ता है प्रमोद, उसकी तलाश की जा रही है, अभी नहीं मिला है। एक अन्य व्यक्ति और अभी 2 लोग इसमें वांछित हैं। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।